अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो बल्दियाती इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को शिकस्त हुई है, जिस पर वजीर आजम एतराफ़ करते हुए आज एक ट्वीट करते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त का कलीदी सबब बना है। तो दूसरी तरफ मरीम नवाज आज कह रही थी कि इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें और थोड़ी सी जो इज्जत बची है वो बचा के चले जाएं। ये पहली सिटिंग हुकूमत है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। आज उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है। दूसरी तरफ नाजरीन, जहां ये सारा मामला है, वहीं पर जमीयत उलमा इस्लाम जो कि केपीके में मैदान मार चुकी है, उसको अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ लीडरान जो है वो मुबारकबाद भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज ने ही आज जैसे कि मौलाना फजल रहमान की जमात को मुबारकबाद दी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी आज कह रहे थे कि केपी में जेयूआई की जीत का मतलब है कि मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं है। इस स्टेटमेंट को देने का क्या मकसद है, ये भी सवाल है। और अब तो बल्कि पीटीआई की शिकस्त पर तहकीकात का भी कह दिया गया है। जो केपी के वजीर आला हैं उन्होंने कि जी क्यों शिकस्त हुई है इसकी भी तहकीकात कराई जाएंगी। मतलब बात वही है सामने कि जो हारता है पाकिस्तान के अंदर सो फार अब तक, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, ज़िमनी इंतखाबात हों या फिर जनरल इलेक्शंस हों, उसमें हमने हमेशा यही देखा है कि जो भी हारता है वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता और उसकी कोई ना कोई वजूहात बताता है। बहरहाल आज इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जी ओआईसी का इजलास भी बड़ा अहम हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इजलास 2 दिन इस्लामाबाद के अंदर रहा और मैं खुद भी वहाँ मौजूद थी जब वो इजलास विटनेस करने के लिए फर्स्ट डे, जब इतवार के रोज उसका आगाज किया गया बाकायदा। तो उसमें भी क्या हुआ है उसके भी ऊपर दो तरह के जो है वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दो ग्रुप्स हैं जी, एक कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ से तनकीदी मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि जी उसमें फ़लस्तीन पे बात की गई, उसमें अफगानिस्तान के हवाले से इशू समझ के उसको बहुत ही ज़्यादा विगरसली टेकअप किया। लेकिन वेयर इज़ कश्मीर, जिसके ऊपर हम हमेशा से कहते हैं कि जी वो हमारा सबसे बड़ा इशू है। तो बहरहाल इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जी, सबसे पहले स्टूडियोज में मौजूद हैं इख्तियार बेग साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिस्ट भी हैं, गहरी निगाह रखते हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इख्तियार बेग साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही में ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई से अमजद अली नियाजी साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही नून लीग से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल साहब हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आती हूँ। बल्दियात इंतखाबात अब एक के बाद एक जगह होंगे यकीनी तौर पे। सबसे पहला फेज केपी में 8 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी, उसके बावजूद बुरी तरह से शिकस्त सामने नजर आ रही है। 2 के अभी तक फाइनल फेज के रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, एक के बाद एक चीज आ रही है, लेकिन जो रिजल्ट हम देख रहे हैं उसमें ऑपोजिशन की जमातें आगे, खास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम आगे है, जिसको बार बार तनकीद का निशाना बना रही थी मौजूदा हुकूमत, वही मैदान मार गई है वहां पर। कैसे आप देख रही है पीपल्स पार्टी इसको? देखिए, ये पीटीआई की जो शिकस्त है 3 साल के बाद जो इलेक्शन की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम ये देती है कि आवाम जो है वो पीटीआई से खुश नहीं है। वजह हाथ में कोई भी आप बतला दें, लेकिन मेन वजह पीटीआई की कारकर्दगी है कि हर साल ये कहा जाता है कि अभी तो 1 ही साल हुआ है, फिर 2 साल हो गए, फिर 3 साल हो गए, लेकिन लोगों को कुछ कारकर्दगी में न बेहतरी नज़र आई, न कोई रिलीफ नज़र आया और दूसरी न कोई डिलीवरी नज़र आई। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक आम आदमी चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, उसकी चीखें निकली हुई हैं। बल्कि एक वाइट कॉलर यानी एक सफ़ेद पोश आदमी भी अब तो परेशान होकर हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया है। तो ये हालात हमने पहले कभी नहीं देखे। खाने पीने की अशिया का जो अफरात ज़र है वो 17-18% पे चला गया है, CPI 10 से 11% पे चला गया है। चीज़ें जो बड़ी हैं जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट, गेहूँ, आटा, शक्कर, आप बातें कर रहे हैं 25%, 30% महंगाई, 40% महंगाई। तो ये आपकी जो इनकम तो कोई बड़ी नहीं है। इस हुकूमत में कोई ऐसे इनकम के ज़राए या वसाइल नहीं पैदा किए गए जिनसे आपकी इनकम में इजाफा हो। लेकिन महंगाई में जब एक तरफ इतना ज़्यादा इजाफा होता है, तो चाहे वो पीटीआई का आदमी हो, वो फिर वो निकल के ये इलेक्शन अगेंस्ट महंगाई लड़ा गया है।
तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ इमरान खान को और उनकी हुकूमत को, उनके पॉलिसी मेकर को समझ लेना चाहिए। आप जब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे IMF से एग्री करा, 30 रुपए फी लीटर आप बढ़ा रहे हैं जून तक, और 4 रुपए फी लीटर हर महीने बढ़ेगा जून 2022 तक, तो 1 लीटर में आपके 30 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे होगा। इसके माने फिर कस्टम ड्यूटी होगी, फिर सेल टैक्स होगा, बल्कि सेल टैक्स अभी कीमतें जब कम हुई तो उन्होंने सेल टैक्स बढ़ा दिया। तो ये तमाम चीज़ें एक आम आदमी देख रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना दिए, कि हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्ट करने के ज़रिए बना दी गई। फिर खाने पीने की अशिया में एक वक्त में था कि हम ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। हम गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, हम शक्कर एक्सपोर्ट करते थे, चावल एक्सपोर्ट करते थे, हम दालें एक्सपोर्ट करते थे। आज आप ये सब चीज़ें नेट इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट भी आप 178 रुपए के डॉलर पे कर रहे हैं। भाई किस तरह से फिर आप सस्ती चीज़ें दे सकते हैं? आखिरी चीज़, फ्यूल जो हमें मार रहा है बुरी तरह से, यानी एनर्जी की कीमतें इस वक्त इंपोर्टेड फ्यूल से जो आप बिजली बना रहे हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल और LNG है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। LNG 30-32 MMBTU डॉलर पे पहुंच गया है, जो पहले 8 या 9 पे था। इसी तरह फर्नेस ऑयल भी 60 और 65 डॉलर पे पहुंच गया है। इतनी महंगी चीज़ें इंपोर्ट करके जो आप बिजली पैदा करेंगे वो कहाँ से सस्ती होगी? आपको खुदारा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाएं। आप जो है हवा से बिजली पैदा करें, शमसी तवानाई से बिजली पैदा करें, कोयले से बिजली पैदा करें, न्यूक्लियर से बिजली पैदा करें, हाइड्रो से बिजली पैदा करें, जो 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए यूनिट होती है, इसका यूनिट ही 18 रुपए और 20 रुपए और 22 रुपए होता है। तो ये सब चीज़ों ने महंगाई का जो है उसको बढ़ाया है, और एक आम आदमी अब बिल्कुल मायूस हो चुका है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं हमारा शर्फ क्या हुआ, हम बच्चों को एक वक्त की भी रोटी खिलाने के काबिल रहेंगे या नहीं। ये सवालिया निशान है, और यही इस इलेक्शन में जो KPK में हुआ है महंगाई के खिलाफ लोगों का वोट पड़ा है, ये समझना चाहिए हुकूमत को, PTI के पॉलिसी मेकर्स को। ठीक है, ये बहुत इम्पर्टेंट है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द गवर्नमेंट साइट एज वेल, मैं जाती हूँ अमजद अली नियाजी साहब और राना मकबूल साहब की तरफ भी, लेकिन उससे पहले जी मरीम नवाज साहिबा आज क्या कह रही थी, जरा वो भी सुनवा देते हैं। डाउन साइकिल आया, इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड थी पाकिस्तान। कोई शक नहीं कि जैसे हम इंशाल्लाह यहां से निकलेंगे, हमारा मुल्क आप देखेंगे कि कितनी एक वक्त पे जो मिसाल दी जाती थी 60। रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ, और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है, उनको देखा तो खुशी हुई। जी ऐसा भी होता है। खैर, मैंने मरीम नवाज का शॉट चलाने के लिए कहा था, मेरे ख्याल से सो रही होती है एट टाइम्स टीम ना, पीछे बैठ के भी। फवाद चौधरी साहब का भी शॉट चलाइए जो आज उन्होंने कहा है। जैसे JUI है, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहां पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जा। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। जी, बोंगी मारने की बात कर रहे थे मरीम नवाज साहिबा की, उस बात पे जो उन्होंने मुबारकबाद दी है। अमजद अली नियाजी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अमजद अली नियाजी साहब, 8 साल से हुकूमत KPK में परफॉर्मेंस की बुलंदो बांग दावे, ये कहा गया है कि जी हर जगह हर शोबे में रिफॉर्म्स हुए, बहुत बेहतर और इनकलाब आया है, फिर ये ज़िमनी इलेक्शन में क्या हो गया? अमजद अली नियाजी साहब, आवाज आ रही है आपको? अमजद अली नियाजी साहब, आपको आवाज आ रही है? अमजद अली नियाजी साहब को आवाज आ रही है? अच्छा, चले अमजद साहब से हम अभी बात करते हैं। मैं सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ चल जाती हूँ ना। मीनवाइल राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी आ रही जी मुझे अच्छा राना मकबूल साहब, ये सारा जो इशू बना खास तौर पे केपीके का, और जाहिर सी बात है मरियम नवाज साहिबा ने भी आज मुबारकबाद दी है इस सारे मामले पर। ये अब जो सारा सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, इसमें नून लीग की भी कोई अच्छी पोजीशन हमें वहां नजर नहीं आई। सीटें जो है वो बहुत ही कम है, 2-3 सीटें ही नजर आ रही हैं इस वक्त जो सिनेरियो इसमें बिल्ड हो रहा है। तो फिर आप लोग अभी क्या देख रहे हैं? जेयूआई आपसे आगे ज्यादा पहुंच गई है, पीपल्स पार्टी भी नजर इस तरह से नहीं आई है। तो आखिरकार अब नेक्स्ट गवर्नमेंट के क्या ये इंडिकेटर्स हैं कि किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए रिदा, ये हुआ तो होना ऐसे ही था। अभी इश्तियाक बेग साहब भी कह रहे थे, इख्तियार बेग साहब, जी जी जी, कह रहे थे, वो सारी बातें ठीक हैं। तो मानते तो नहीं है हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई वाले, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब जो इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, अभी उन्होंने एलएनजी की बात की। जब एलएनजी $4 MMBTU पे मिलती थी, उस वक्त क्यों नहीं ऑर्डर बुक कराए? अब वो $30.5 पे, $31.5 पे ले रहे हैं। ये कहाँ की दनाई है और कहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी है? अब फर्नेस ऑयल के वहाँ जहाज खड़े हैं, वो फर्नेस ऑयल खरीद रहे हैं जिससे बिजली बहुत महंगी बनती है, एलएनजी से उससे कई गुना सस्ती बनती है। तो बेसिकली वो क्राफ्ट नहीं है, ना वो इमेजिनेशन है, ना वो सीरियसनेस है, और पता नहीं इसमें कौन कौन से माफिया काम कर रहे हैं। ये नेग्लिजेंस है, ये मैनिपुलेशन है, ये पूरी की पूरी कनाइवेंस है, क्या है? तो ये सारी की सारी चीज़ों के रेट इस तरह शूट अप किए हैं, और अवामन नास की जो है रीच से हर चीज़ बाहर हो गई। अफलास आ गया, गुर्बत आ गई, भूख आ गई, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बूढ़ों को दवाई नहीं मिल रही, खाने को आटा नहीं मिल रहा, जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर जिसको एक्सपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कहते हैं जी बम्पर क्रॉप हुई है। भाई बम्पर क्रॉप आपकी गंदम की हुई है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये अजीब तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अवामुल नास जो है जब पिसे हैं महंगाई में, उन्होंने रिएक्शन तो दिखाना था, और भी दिखाएंगे। अभी आप जो बाकी इजला की बात कर रही हैं, नून लीग की बात भी की है, इस दफा नून लीग की परफॉर्मेंस इस एरिया से बेहतर होगी, क्योंकि वो दूसरा पुट एरिया जो है ना, दूसरी जो है पोठवार का एरिया, उसमें इसकी नून लीग के ज्यादा वोट्स होते हैं हमेशा। दूसरा नून लीग जो है उसके साथ उसकी अलायंस है फजलुर रहमान के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम के पास। मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि जो कहा जा रहा है कि ये इस तरह की जमात थी, इन्हें तो फेल हो जाना चाहिए था, दहशत गर्दी होनी चाहिए करने वाली जमात है, खुदा के लिए डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ ऐसे आप न करें। ये जमात जो है इसकी बुनियाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जमात मौलाना शबीर उस्मानी ने रखी थी, और इसके बाद उनके बाद मौलाना मुफ्ती महमूद जो कि एक जय्यद आलिम भी थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे वहाँ केपीके के, और फिर उसके बाद ये एमएमए में इन्होंने हुकूमत बनाई, तो दुरानी जो थे वो उनके चीफ मिनिस्टर रहे। ये खासी इसकी हिस्ट्री है, इसलिए इस तरह इसको कंडेम नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसे होता नहीं है, इसलिए बात करने से पहले मोहतात रहना चाहिए। जब लेडीज के बारे में बात की जाए, जैसे बोंगी मारी है, ये कोई किस जगह की जुबान है? ये कौन बोलता है ऐसे कि लेडीज के लिए भी आप कहें कि बोंगी? खुदा के लिए अपने डिक्शन को दुरुस्त करें। पहले ही बदनामी बहुत हो चुकी है, आप जो भी कर रहे हैं आप हुकूमत में तो रह नहीं सकते। आप इससे गलतफहमी जी है तो बहुत है, इतना बहुत ज्यादा आपने पिकनिक मना ली है, लेकिन कोई काम किया तो है नहीं, कोई पॉलिसी। राना मकबूल साहब, एक बात और है, क्या ये जेयूआई और जो एएनपी को कि हम देख रहे हैं नशिस्तें खास तौर पे भी अब तक जो मौसूल हो रहे हैं सो फार रिजल्ट्स उसके अंदर, और ये तकरीबन हम देख रहे हैं कि 60 तहसील कौंसिल और 4 सिटी कौंसिल्स के भी जो ताज़ा तरीन इस वक्त नताइज मौसूल हो रहे हैं, उनमें जो आ रही है, ये ठीक है कि पीटीआई की हुकूमत को तो टफ टाइम वहां पे मिल गया है, लेकिन क्या इससे इन बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से हम अखज़ कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस के नताइज क्या होंगे? जनरल इलेक्शन के नताइज जो हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। पंजाब में मोस्टली इलाकों में स्वीप कर जाएगी मुस्लिम लीग नून जो है, इससे भी ज़्यादा होगा। जब आप पहले तो अगर वो कराते हैं बल्दियाती इलेक्शन तो उसमें स्वीप करेगी,
और इसी तरह उसमें करेगी। उसकी कंडीशन एक ही है सिर्फ कि इलेक्शंस की टेम्परिंग टिंकरिंग ना हो, कोई रिगिंग ना हो, प्री पोल रिगिंग ना हो। और आप देखेंगे फिर यही होगा, क्योंकि अवामन नाज की ये माइंड बन चुका है। उन्होंने पिछले 3.5-4 साल बड़ी तकलीफ में गुजारे, इसलिए आप जो मर्जी ठीक है, मुहावरे और ठीक है, क्लीशेज और जो मर्जी करते रहे, ठीक वो है, आप चल सुनने के लिए तैयार सही है। नहीं। मूविंग टुवर्ड्स अमजद अली नियाजी साहब। अमजद साहब, आवाज आ रही है अब आपको? जी आवाज आ रही अच्छा, है। अमजद साहब, ये क्या हो गया? 8 साल हुकूमत केपी में की और अब वफाक में भी हुकूमत थी, बुलंद बांग डाला थे, रिफॉर्म्स की बात आप लोगों ने की, सब कुछ हुआ कि जी सब कुछ कर दिया है, उसके बावजूद बल्दियाती इलेक्शन में हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं ये होती है घर घर की लड़ाई। बल्दियात और जनरल इलेक्शन में बहुत फर्क होता है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, क्योंकि कहीं पे जो फैसले हुए हैं मे भी उनके जो हमारे लोकल लेवल पे जो है वो हमारे जो आजाद खड़े हो गए, कहीं पे मिसमैनेजमेंट हुई। हाँ। तो ये सारी चीजें देख रही है। उसमें ये कहना कि जी गवर्नमेंट की कोई फेलियर है, ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म लेके आई, हेल्थ रिफॉर्म लेके आई, एजुकेशन रिफॉर्म लेके आई, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमारे जो थिंक टैंक है वो इसको देख रहे हैं कि क्या रीजंस बनी जिसकी वजह से हमारे कैंडिडेट जो है वो लूज किए। क्या वहाँ पे कैंडिडेट शौकत यूसुफजई साहब का बयान, आपके अपने लोगों के बयानात, मिनिस्टर्स के, वुज़रा के जो आ रहे हैं कि भाई हाँ हारे क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, हम उसको नहीं रोक सकते। हाउ डू यू सी दैट? एक बात याद रखना, जो जनरल इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबली का, वहाँ पे नेशनल इश्यूज सामने आते हैं। जहाँ पे नाली का, सीवरेज का, मतलब इस टाइप के सैनिटेशन के इश्यूज होते हैं ना, वहाँ पे यानी कि बल्दियात की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड पे जो चीजें होंगी, लोकल जो चीजें बिल्कुल होंगी, उससे ही पता चलेगा ना कि अवामी पार्टी कौन सी है। ज्यादातर लोकल पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती है वहाँ पे। जनरल जो है वो इश्यूज जो है वो इतने ज्यादा। चले इफ्तार भाई के पास आती हूँ। अच्छा ठीक है, दूसरी मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए जी। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो नेशनल पार्टीज है ना वो 30 से 40% जो है अफेक्ट करती है। 60% लोकल इश्यूज पे ऊपर पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे, और गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स होती है, घर घर। इसलिए मैंने कहा ना कि ये चूल्हे की लड़ाई है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, मैं इफ्तार भाई के पास जाऊंगी। इफ्तार भाई, क्या ये बात सही कह रहे हैं? क्या ऐसे ही है? क्या जनरल इलेक्शंस में मामलात कुछ और होंगे, या जो बिल्कुल निचली सतह के मामलात है? क्योंकि हर पार्टी यही बात क्लेम करती आई है कि जी पावर ऑफ डेवोल्यूशन जब तक नीचे तक जाता है, और वो जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो बेस इलेक्शन होते हैं बेसिकली कहा जाता है। तो क्या ये ऐसे? इसके ऊपर मैं जवाब लूंगी, लेकिन मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना है। तो जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी। इफ्तार भाई आपसे जवाब लूंगी, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तार भाई आपके पास आऊंगी। क्या वाकई ऐसा है कि जनरल इलेक्शंस की सिचुएशन कुछ और होगी और लोकल गवर्नमेंट में जो हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ओवरऑल? नहीं, देखें, लोकल गवर्नमेंट में जो लोगों ने मैंडेट दिया है उन्होंने ये बतलाया है कि उनका हुकूमत पे एतमाद नहीं है, हुकूमत की पॉलिसियों पे एतमाद नहीं है। वो उन तमाम पॉलिसियों से खुश नहीं है जो हुकूमत ने सो कॉल KPK में लाए, बल्कि उसके मुकाबले में जो महंगाई बढ़ी है और जो उनकी मिजरीज बढ़ी हैं उसमें फ्रस्ट्रेट आके उन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया। अब आपको मैं एक बात ये बतलाता हूँ कि आप ये होगा आप KPK में कि सूबाई हुकूमत जो इनकी है PTI की, उसके साथ लोकल गवर्नमेंट दूसरी जमातों की होगी, और वो आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस तरह से फिर हम आएंगी उसमें। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि एक जगह भी मेयर PTI का नहीं आया है। मर्दान में, कोहाट में, बन्नू में, पेशावर में, सब जगह ये है अदर देन PTI को मेयरशिप मिली है।
तो ये दूसरा बतलाना ये एक वाज़ेह मैसेज देता है कि लोगों का एतमाद जो है पीटीआई पे अब ख़त्म हो गया 3 साल के बाद, 8 साल के बाद, बल्कि कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये कोई डिलीवरी कर सकेंगे। उसके बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि नहीं जी नेशनल इलेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसमें काया पलट जाएगी, मैं कहता हूँ कि गलती ये हुई है कि ये पीटीआई ने ओवर एस्टिमेट कर अपने आप को कि 3 साल हो गए हैं, हमने बड़े प्रोजेक्ट करे हैं, हमारी हुकूमत है, लिहाजा इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है अनाउंस कर दिए। इनका यह था कि लोग हमें वोट देंगे और हमारी लोकल गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इनके जहन में ये नहीं था कि लोग फडअप हैं, महंगाई ने उनको लोगों से मुतफक्कर कर दिया है। और वही हुआ जब लोग आए तो ये लिटमस टेस्ट था और लिटमस टेस्ट में उन्होंने पीटीआई को जो है रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा ये बात अब ये एक सेंटिमेंट्स है केपीके में कि अवाम जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत उसके पॉलिसियों से ना खुश है, ना मुतमईन है, ना उनको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। और यही वजह है कि वो दूसरी सियासी जमातों को देख रहे हैं कि वो उनको ये तमाम चीज़ें फराहम कर सकते हैं, जिसमें JUI को जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, हाँ। सबसे ज्यादा मैंडेट उन्होंने दिया है। सही है, ठीक है। अमजद अली नियाजी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि JUI और ANP जैसी जमातें वहां, जिनको आप ये भी कहते थे, ताने दे रहे थे ना कि जी उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है मौजूदा सिस्टम में दूर दूर तक, और फवाद चौधरी साहब भी जो आज भी अभी कह रहे हैं कि जी ऐसी जमातों का आना इसका मतलब कि मुल्क में कुछ ठीक नहीं है, तो ये अब थोड़ा बहुत कोई ख्याल आ रहा है कि थोड़ा सा मतलब सोच समझ के ही बोल लेते, क्योंकि अब उनके साथ ये इवेंचुअली बात तो सही कह रहे हैं इख्तियार भाई भी कि जी अब जाके उनके साथ इत्तेहाद तो करना पड़ेगा ना वहां पे। रिजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टांस है ना, वो पाकिस्तान की सालमियत है और वो स्पिरिट है जो करारदाद पाकिस्तान के नीचे लोगों को हकूक दिए गए हैं, और उस पाकिस्तान के तशख्खुस के लिए हमारी जंग है जो करप्शन फ्री पाकिस्तान है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मिशन नहीं है कि हमने कोई इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इक़्तिदार की जंग हो सकती है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ ही हम सब का वजूद है और पाकिस्तान की शनाख्त के साथ ही हमारी शनाख्त है। हमारा कोई अपना कोई जाती वेंडेटा नहीं है। हम उस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें जो क़ायद आज़म का पाकिस्तान है। हम उस सोच को लेके आगे चल रहे हैं जो इल्हाम इकबाल की सोच थी कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये हमारी सोच है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने जो है मफादात के नीचे जो है काम करना है। मफादात अगर इमरान खान ने कहते तो बड़ी अच्छी बातें अमजद, तो ये तो मैं अमजद भाई साल पहले और मुशर्रफ साहब ने भी उनको ऑफर की थी। देखिए, कहते तो आप लोग बहुत अच्छी बातें, कहने के लिए तो बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव आपके जैसे लोग, और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ जो हुकूमत का हिस्सा है माशाल्लाह से, वो बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो तो नहीं है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें इसी हुकूमत में नजर आया, हमें वो पेंडोरा पेपर्स भी इसी हुकूमत में नजर आए, दाएं बाएं बैठे लोग जो जिनकी ऑफशोर कंपनियां और सारी चीजें निकली वो भी इसी हुकूमत में नजर आई, और इन्फ्लेशन भी कहां तक पहुंच गया, डॉलर कहां तक पहुंच गया, पेट्रोल कहां तक पहुंच गया। वजीर आजम साहब जब कंटेनर पे थे माजी में, वो यही बात सिखाते और पढ़ाते रहे पूरी कौम को कि अगर ये सब चीजें होती हैं तो इट मींस के करप्ट होते हैं आपके हुक्मरान और लीडरान, और उनको आपको नहीं बख्शना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये उसका शाखसाना है सारा? रिदा, क्या पाकिस्तान ये जो पेंडोरा बॉक्स है इसमें इमरान खान का नाम है? अल्लाह का फजल है, इमरान खान आज भी सच्चा निकला है, कल भी सच्चा होगा और आने वाले वक्त में भी सच्चा होगा। दूसरा, आपका ये कहना कि ये जो सारे जो ये आज मुश्किलात हैं, ये क्या 72 जो पाकिस्तान की जितनी भी पार्लिमानी या पाकिस्तान की पैदाइश से लेके आज तक जिसने इस पाकिस्तान के इदारों के साथ जिस पार्टी ने भी, मैं कहता हूँ, जुल्म अजीम किया, कर्जे लिए, मतलब बड़े बड़े डैम्स ना बनाए, अब महंगे बिजली के मुआहदात किए, इदारे तबाह कर दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए। अफसोसनाक बात है कि आपको एक गला सड़ा निजाम मिला है, इस गले सड़े निजाम में से आपने एक जद्दोजहद करनी है और जद्दोजहद ही से हमने आगे की। देखिए, आपने 72 साल तो इसको
मैं समझता हूँ तबाह करने पे लगाया। अच्छा, इस गले सड़े निजाम में देखिए, अच्छा सुनो ना, इस गले सड़े निजाम में आपने कोई एक चीज ठीक कर दी? बस सिर्फ ये बता दी कोई एक चीज। मुकम्मल रिदा, बात सुनो ना। क्या नेशनलाइज जो आपका जब राइजिंग पाकिस्तान बन रहा था तो आपने नेशनलाइज कर ली रातों रात, आपने जितनी भी इंडस्ट्री, तो वो किसने जुल्म किया, क्यों किया? और मैं समझता हूँ उसकी वजह से पाकिस्तान ऊपर से नीचे की तरफ आया। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। फिर क्या हुआ कि आपने रातों रात जो है फॉरेन अकाउंट, जो जितने भी करेंसी अकाउंट थे, आपने वो फ्रीज कर दिए, आपने शेक कर दिया सब लोगों के एतमाद। ये दो ऐसे ब्लंडर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जिससे आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं समझ रही। और बहुत सारी मैं मिसालें गिनवा सकता हूँ जो रियलिटी पे मबनी है। देखिए जो मईशत, देखिए अल्लाह के सामने जब आप खड़े होते हैं ना, आप 90 डिग्री पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये खुदा और बंदे के दरमियान है। जब मईशत की बात आती है तो आपको यू टर्न नहीं चाहिए, आपको एक बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो घर की हो, चाहे आपकी मतलब फैमिली की हो, और चाहे मुल्क की इकोनॉमी हो। उसके लिए इवन आपकी इकोनॉमी जो है ना, देखिए आपकी लाइफ में आपने जब स्ट्रगल की तो आपको रातों रात पैसे आ गए नहीं। हाँ, गबलू बबलू को पैसे जरूर आए, वो सोते हुए भी पैसे पैदा कर रहे थे, वो उधर से दरख्तों से गिर रहे थे पैसे। लेकिन देखे ना, मईशत भी ठीक करने के बुलंदो बांग दावे तो आपके थे ना। असद उमर किसके थे? आपके थे। जिन जिन को आप लेकर आए वो माजी के ही लोग थे। आप अपना एक भी ऐसा प्लेयर तैयार नहीं कर सके जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता मैच में। वेल, मैं इस पे फिर मजीद बात कर रही हूँ। मैं जरा सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ भी चली जाऊँ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। राना मकबूल साहब, एक अब बात यह है कि जिसको ताना मारा जिन जिन पार्टियों को कि जिनका कोई स्टेक नहीं है, कुछ नहीं है, अब वही पार्टियां आगे आ रही हैं। वही मौलाना फजलुर रहमान जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ती थी हुकूमत, जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ती इमरान खान साहब को भी, और तमाम लोग मिलकर उनको जो जो बातें सुनाते रहे, अब वो उनका डरावना ख्वाब बनकर सामने आ चुके हैं। देखें, ये अवामुन नास का चॉइस है, वो इनकी पॉलिसी से तंग है, इसमें कोई शक नहीं है। अमजद न्याजी साहब नहायत ही काबिल इज्जत आदमी है। इन्होंने कितनी अच्छी बातें की हैं, अलामा का हवाला दिया है, मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या बाकी जो फ़लसफ़े हैं उनसे लोगों को रोटी मिल जाएगी? उनका पेट भर जाएगा? उनका गुजारा होना शुरू हो जाएगा? मुझे वो याद आ रहा है, इन्होंने एक शेर पढ़ा, मैं भी अगर इजाजत हो, जी अहमद नदीम कासमी ने कहा था जी, ये फलसफों के ऊपर जो दे रहे हैं हमारे दोस्त, कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। ये अकीदों के खिलौनों से बहलाने वाली बात जो है, इससे कैसे वो भूख और अफलास का मारा हुआ इंसान कैसे बहल सकता है? इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ डिल्यूजन में नहीं रखना चाहिए। अब रही बात कि जी फलां 50 साल पहले फलां ने कुछ किया था, 30 साल पहले फलां ने कुछ किया था, अभी कल ही की बात है, 3.5 साल पहले जो आपके साथ लोग काम कर रहे थे, जिनको ये कह रहे हैं, हर तरह की बात कहने की कोशिश करते हैं, आना तो उन्होंने फिर भी, इलेक्ट तो उन्होंने फिर होना है, फिर उन्होंने हुकूमत में आना है, ये चाहे जो मर्जी कर लें। आप बताएं मुझे, जो अपना GDP थी वो 5.8 थी, गंदम की कीमत जो थी वो 32 रुपए की आटा, जो शुगर थी वो 52 रुपए थी। अब आपने जो हाल कर दिया, आप कहते हैं जी हमारी तो बम्पर क्रॉप हुई है। भाई बम्पर क्रॉप जो इसका क्या तल्लुक है पुरानी 70 साल पॉलिसी से? आज से 3 साल पहले तो गंदम एक्सपोर्ट हो रही थी, अब इंपोर्ट हो रही है। 3 साल पहले शुगर जो है एक्सपोर्ट हो रही थी, अब इंपोर्ट हो रही है। मैंने देखना चाहिए, कोई खुदा लगती बात करनी चाहिए, कोई एनालिसिस। आप बिजली की बात करते हैं, जो बिजली आज हम बैठे हुए हैं, जो हमारा हाल होता था सारे मुल्क है जो अंधेरे में डूबा रहता था, वो उन्होंने चला के दिखाया। अब ये कहना कि जितने पैसे, भाई काम तो करो ना, कोई आगे तो बढ़ो, कोई किसी चीज को इम्प्लीमेंट तो करो। अब मुझे बताएं, इन्होंने कहा जी हमने माफिया पकड़ लिए हैं, शुगर माफिया पकड़ा, उसका क्या बना? गंदम माफिया पकड़ा, उसका क्या बना? दवाइयों का माफिया पकड़ा, उसका कोई चीज कंक्लूड नहीं कर सकते, कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बदकिस्मती ये है कि दे आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट द साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये मेरा जाती एनालिसिस है, क्योंकि कुछ टीम इस तरह की ठीक है नहीं समझते, बाकी सारे फलसफे बताते हैं हमें।
ठीक है इफ्तार भाई, आपकी तरफ आऊंगी। एक और अहम चीज जो कि बड़ी जबरदस्त हुई, ओआईसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुई पाकिस्तान के अंदर, और उसमें 22 उससे 2 दिन पहले, नाजरीन को ये बता दूं कि जिस दिन वो ओआईसी समिट हुई है उससे 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने तमाम पाकिस्तान के जो लीडिंग एंकर्स हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग की, जिसके अंदर फरूख हबीब साहब और फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एज वेल। तो जब हमने वो अटेंड की तो उसमें ब्रीफ किया गया था कि 22 वुज़राए खारजा जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड, एंड आउट ऑफ देम कितने आए वो उस पर मैं भी इफ्तार भाई से बात भी करती हूँ, उससे पूछती हूँ, बल्कि हुकूमत का भी मौक़िफ़ लूंगी, अमजद साहब का भी। तो ये जो सबमिट हुई, बहुत अच्छा एग्जैक्टली मैसेज गया। 73 के बाद रेफरेंस दिया गया कि जी पहली कोई ऐसी चीज़ की है जो कि हमने कराई है, और इसका क्रेडिट भी लिया हुकूमत ने, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी किया गया। आई वॉज ऑल्सो देयर to witness that OIC summit Sunday को मॉर्निंग उसका जब इनॉग्रेशन सेशन ओपनिंग सेरेमनी हुई, so I was there part of it। अच्छा था, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे जो देरीना दोस्त हैं सारे पुराने उन मुमालिक, उनके भी वज़रा ख़ारजा और मेंबर्स मंदुबीन वहाँ इन्वाइटेड थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त जिक्र हो रहा है, जिसका जो काबिल जिक्र है, इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ पहले आऊंगी कि जी इसमें जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कह रहा है कि जी अफगानिस्तान ठीक है कि हमारा बहुत मेजर इशू है, बिकॉज वी शेयर द सेम बाउंड्री विद ईच अदर, और हमारा नेबर कंट्री है, हमें उसका देखना है सिक्योरिटी के हवाले से, जो इन्फ्लक्स के खदशात हैं, जो सिक्योरिटी ह्यूमन रिसोर्स के खदशात हैं जो आ रही हैं, सारी चीज़ें। लेकिन साथ ही फ़लस्तीन पे भी उस समिट में बात हुई, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से उस पर बात नहीं की गई जो कि होनी चाहिए थी। हाउ डू यू सी दिस, और आप कैसे देखते हैं इसको इख्तियार बेग साहब? देखिए, पहली चीज़ तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि 57 वफूद और फॉरेन मिनिस्टर मिला के आए थे, जिसमें 22 फॉरेन मिनिस्टर थे। हाँ। और दूसरे ममालिक के वफूद थे, सब मिला के 57 हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा नंबर है, और इसमें 4 चीज़ों पे बातचीत गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात की, कश्मीर के इशू पे बिल्कुल बात की गई, इस्लाम फोबिया में जो तेज़ी से इस्लाम फोबिया बढ़ रहा है जी उसके ऊपर बात की गई, फ़लस्तीन के ऊपर बात की। तो ये 4 मेजर इश्यूज थे जो एजेंडे में पहले से तय थे, और जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसमें 1 अरब सऊदी रियाल एड जो है सऊदी अरब की तरफ से दी गई है, और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे आए हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ, ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री को, शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी टीम को, कि उन्होंने एक बहुत अरसे के बाद OIC की समिट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में की, और कामयाब अटेंडेंस की, वेल अटेंडेड थी। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि देखें, $9 बिलियन अफगानिस्तान के अमेरिका ने जो रोके हुए हैं, खुदारा ये रिलीज़ करें, क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। और ये $9 अरब जो आपने रोके हुए, आप अफगानिस्तान को डी लिंक करें इन पैसों को। आपने इसको जो लिंक कर दिया मुख्तलिफ चीज़ों से और रोक लिए हैं, वो गलत है। और मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का जो पिविटल यानी मैवर जो था, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अफगानिस्तान की मदद करना, और अफगानिस्तान के साथ अपनी आवाज़ को मुस्लिम उम्मा में उठाना, और उन तमाम मुस्लिम ममालिक को अफगानिस्तान की मदद के लिए उनको तैयार करना जो था, जो बाकायदा हासिल हुआ है। मैं समझता हूँ उसमें मुझे कोई कोताही या कमी नहीं नजर आती। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं बिफोर गोइंग टू अमजद अली नियाजी साहब, मैं खुद भी एक बात यहाँ पे नाज़रीन की क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग अभी मैं देख रही हूँ कि ट्विटर पे जो 2 तरफा जो कि हमारे किसी भी बात पे स्कूल ऑफ थॉट डिवाइड हो जाते हैं, और हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। अगर हम किसी, मैं खुद बहुत बड़ी नाक़िद रही हूँ हुकूमती पॉलिसीज की, बट आई बिलीव एंड आई फर्म श्योर ऑन इट कि जी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया और सारी चीज़ों को जब देखा, और जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो बात उस प्लेटफॉर्म पे की, बहुत अच्छी लगी। पहली दफा बहुत अच्छा उनका एड्रेस भी था, बहुत टू द पॉइंट था, और लग रहा था कि ही वाज फुली प्रिपेयर्ड जिस तरह से आए। लेकिन मैं जरा अमजद अली नियाज़ी साहब की तरफ चले जाती हूँ, इस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग कह रहे हैं कश्मीर के ऊपर बात नहीं की है, लेकिन वी अप्रिशिएट इट कि जी जिस वज़ीर आज़म को लोग यहूदियों का एजेंट कहते थे, ही जस्ट कलेक्टेड एंड गैदर्ड ऑल दोज इस्लामिक कंट्रीज ओवर हियर इन पाकिस्तान, दो दैट इट वाज सपोर्टेड बाय द सऊदी अरबिया, और बैक पे वो था, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं जो लोग इस पे भी क्रिटिसिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा आगे आगे?
रुपा, मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा, अफसोस की बात है कि जहाँ पे आपका पाकिस्तान जो है वो राइजिंग पाकिस्तान है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बहुत जबरदस्त काम किया और गवर्नमेंट ने और जनाब इमरान खान की शख्सियत में एक दफा फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को जो नक्शा खींचा है, मैं समझता हूँ कि आफ्टर 72 के बाद ये एक फिर मेजर चेंज थी कि हमने दुनिया को क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी रही, मसाइल है, उसके बाद आज एक दफा फिर हमने एक दुनिया को मैसेज दिया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं और रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते और मुसलमान होने के नाते फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमें यक ज़बान होके इसके मुतालिक जो है पूरी दुनिया को बताना चाहिए, मुसलमानों को। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामफोबिया के बारे में हमें यक ज़बान होके एक मुत्तफ़िका लाअमल तैयार करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि जब दुनिया जो मगरिब है, जब अब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके नापाक बशारत करते हैं, तो उससे हमारे दिलों को तकलीफ होती है। तो क्या ये आपने देखा होगा कि क्या इससे पहले इस टाइप की कोई कोशिश की गई है और दुनिया में पाकिस्तान की जो फॉलोइंग है क्या वो बढ़ी है? तो मैं समझता हूँ कि मेरे उन मुखालिफिन जो इस बात पे भी अगर पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं पॉलिटिकल, तो अफसोसनाक बात है। हर चीज पे पॉइंट स्कोरिंग करना, मैं समझता हूँ दुनिया को आज हमने एक जबान होकर मैसेज देना चाहिए था, उस पे भी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना, वो मैं समझता हूँ कि कुछ पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। ठीक है, हाँ, उनकी जाती ठीक है, मैं जरा जरूर सही राना मकबूल साहब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत नहीं। हाँ, राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी, 30 सेकंड है। राना मकबूल साहब वाइंड अप कर दीजिए इसी पे। ये अच्छा नहीं लगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कहते थे कि जी खारजा पॉलिसी जो है कुछ भी नहीं है और हम मुल्की सतह पर आइसोलेट हो गए हैं, सफारती सतह पर लगा नहीं है इसके बाद कि हम काफी यूनाइटेड हैं और लोग हमें सुनते हैं, ऐसा नहीं है। रिदा बड़ी पढ़ी लिखी माशाल्लाह खातून है। आपने आज डॉन का एडिटोरियल पढ़ा होगा जी, और उसमें जो डॉन ने कहा है, लिखा है, सब राय लोग हैं। इन प्रिंसिपल तो ये बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान मुल्कों की कांग्रीगेशन होना, अपने मसाइल को देखना। इस वक्त सबसे बड़ा इशू कश्मीर तो है ही है, उसकी तरफ कभी को बात कर देते हैं, कभी को नहीं करते, सीरियस स्टेप्स तो नहीं लिए जाते। लेकिन अल्लाह करे कोई सीरियस स्टेप हो, कोई मोदी को पूछने वाला हो कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो। मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर राना मकबूल साहब आपका, अमजद अली नियाजी साहब आपका, इख्तियार बेग साहब आपका, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबानी दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।